हेलो बच्चा लोग। मैं हूँ रुचिका मैम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 का ओसीएम सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस देखेंगे, थेरीज ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयल एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी ऑफ मैनेजमेंट जिसको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से भी जाना जाता है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी जिसे हम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। प्रिंसिपल को यहाँ पे ऐसा डिफाइन किया गया है कि वो एक फंडामेंटल ट्रूथ है या फिर प्रोपोजिशन है जो सर्व करता है फाउंडेशन, जो कि सिस्टम ऑफ बिलीफ या फिर बिहेवियर या फिर एक चेन ऑफ रीजनिंग है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखने जाएंगे तो एक टेक्निक है या फिर सिस्टम है जो कि एक डायरेक्शनल रिजल्ट देता है जिसे हम प्रिंसिपल्स बोलेंगे। ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है और हर जगह एप्लीकेबल होते हैं और इस प्रिंसिपल के बेसिस पे मैनेजर को ट्रायल और एरर बेसिस पे वर्क नहीं करना पड़ता है। ट्रायल और एरर मेथड बेसिकली वो होता है जिसमें ट्राई करते रहना है जब तक गोल अचीव ना हो बाय एवरी पॉसिबल मीन्स। जैसे हम क्रिकेट का एग्जांपल अगर देखने जाएंगे या फिर कोई भी गेम, टोटल प्ले डिज़ाइन किया गया है और डिवाइड किया गया है प्लेयर्स के बीच में उनके क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे। लेकिन मैनेजमेंट के टर्म्स में अगर देखने जाएंगे तो उसे डिवीजन ऑफ वर्क बोला जाएगा और ये डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। ये हुआ इंट्रोडक्शन हमारा। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें से पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है यूनिवर्सल है नेचर में, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, भले उसका साइज़ कितना भी हो, भले उसका नेचर कोई भी हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होगा। रिजल्ट भले ही वेरी होंगे, यानी कि चेंजेस होंगे रिजल्ट में। एप्लीकेशन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जो भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके बेसिस पे, जैसे उसे सूट किया जाएगा उस बेसिस पे, लेकिन प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होंगे ही। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे ही। सेकेंड पॉइंट है हमारा जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं कुछ जनरल गाइडलाइंस देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन कुछ भी हो उसे हम इजीली टैकल कर सकें और उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें इजीली। वो प्रॉब्लम्स रिजिड नहीं होते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो हम उसे अप्लाई कर सकें, भले उसका कोई भी साइज़ हो, नेचर हो उस ऑर्गेनाइजेशन का। एग्जाम्पल देखने जाएंगे अगर हम, तो अगर फेयर रेम्यूनरेशन हमें देना है तो फेयर वर्ड का यहाँ पे मतलब ये होता है कि फेयर नेचर, साइज और फाइनेंशियल कंडीशन उस ऑर्गेनाइजेशन का जैसा भी होगा उस अनुसार वो वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन देगा। फेयर वर्क का मतलब है कि भाई उस हिसाब से, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जैसे भी कैपेबिलिटी होगा उस हिसाब से वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ग्रेजुअली डेवलप होते हैं एक डीप रिसर्च वर्क के बाद। डीप रिसर्च वर्क यानी कि थोरो रिसर्च वर्क करने के बाद सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया जाता है डेवलप करने से पहले, और जो भी रिजल्ट आता है इन एक्सपेरिमेंट से उससे वो प्रिंसिपल डेवलप किया जाता है। और ये प्रिंसिपल इट इज़ नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होती है फिर ही प्रिंसिपल बनाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। इसका मतलब ये होता है कि हम उसे चेंज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। मैनेजर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करते वक्त। जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से रिक्वायरमेंट को सूट करते वक्त अपने प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और बिजनेस सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती है,
ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही सिचुएशन है वो कांस्टेंट रहे। जो कंपनी की शुरुआत में जो सिचुएशन था, ज़रूरी नहीं है कि पूरे उस टेन्योर के हिसाब से कम बिजनेस का जो भी टेन्योर रहेगा उस हिसाब से थ्रू आउट टेन्योर वो सेम ही रहेगी, वो चेंज होती रहती है। तो जो भी प्रिंसिपल्स रहेंगे वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रहेगा वो एडजस्टेड होते रहेगा, मॉडिफाई होते रहेगा। बिहेवियरल इन नेचर हमारा अगला पॉइंट। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी रहती है। मैनेजमेंट हमेशा एम करता रहेगा कि कोई भी गोल अगर उसे अचीव करना है तो उसको ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू उसे अचीव करना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उसमें ह्यूमन बींग्स का इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है उसका पूरा कंट्रोल रहेगा ग्रुप ऑफ पर्सन्स पे। वो उसे डायरेक्ट भी करेंगे और ताकि उससे डायरेक्ट भी करेंगे ताकि अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे वो अचीव कर सके। डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सब हम अगले चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेस है सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। वो डिटरमाइन करता है कि क्या कॉज है या फिर क्या रीज़न है उस पर्टिकुलर इफेक्ट का। यानी कि एग्जांपल अगर हम देखने जाएंगे तो अगर कोई भी हम वेजेस दे रहे हैं या फिर इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो उससे वर्कर्स का आउटपुट क्या रहेगा। अगर हम अच्छा वेजेस दे रहे हैं, अच्छे इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो आउटपुट कैसा है। एडवर्टाइजमेंट्स भी अगर कर रहे हैं तो उसमें सेल जो हो रहा है हमारे प्रोडक्ट का उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। हाँ, सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंस के लिए जाने जाते हैं और इसको प्रैक्टिस करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। क्योंकि अगर हमको गोल्स जो कि प्री डिफाइंड होते हैं उसको अचीव करना है तो हमको प्रिंसिपल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। कोई भी स्पेसिफिक प्रिंसिपल को ज़्यादा फोकस दे और बाकी सबको फॉलो ना करे या फिर कम फोकस दे, ऐसा नहीं करना है। हमको सारे प्रिंसिपल्स को सबको इक्वली फोकस देना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है जैसे द नेचर, आपकी बुक में लाइन लिखी है, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट अब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस। जैसे कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब प्योर साइंस वाले सब्जेक्ट है, वैसे मैनेजमेंट वैसा नहीं है। इन सारे प्रिंसिपल्स को जो भी हम आगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे उन सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देना ही है और हर जगह उसे अप्लाई करना ही है। आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है मैनेजर को कि ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। प्रिंसिपल की अगर स्टडी करनी है तो हमको सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को भी समझना पड़ेगा और इससे हमें क्या होता है, हेल्प मिलता है। अगर हमको प्रिंसिपल्स पढ़ पा रहे हैं तो कोई भी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, मैनेजर को उससे हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए। फर्दर अगर हम देखने जाएंगे तो मैनेजर को हेल्प मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है या फिर कोई भी सिचुएशन को उसको हैंडल करना है, अगर उसको प्रिंसिपल्स का नॉलेज रहेगा तो इजीली वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ पाएगा और सिचुएशन को हैंडल भी कर पाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अगर ध्यान से देखने जाएंगे तो वो लोग मैनेजर की पोजीशन में अगर किसी को भी बिठाते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस बंदे को ही बिठाते हैं। वो इसके लिए बिठाते हैं मैनेजर्स की पोजीशन पे क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे को नॉलेज रहता है, प्लस उसको एक्सपीरियंस रहता है इतने साल वर्किंग का कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स यानी कि सपोज कोई सैलरी से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ इशू कर रहे हैं तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो उसको प्रॉपर नॉलेज रहेगा। या फिर रिसोर्सेज का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना है वो भी उसे नॉलेज रहेगा ही। और गोल कैसे अचीव करना है वो भी उससे नॉलेज रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, दो तरह का के रिसोर्सेज वो यूज़ करता है। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मटेरियल, मशीन, मनी, और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हम, मैन पावर। बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो रहता है वो ये कोशिश करता है कि भाई रिसोर्सेज के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना रहे, यानी कि ऑप्टिमम यूज़ होता रहे और वेस्टेज पे रिसोर्सेज का कंट्रोल बना रहे, यानी कि हमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं करनी है और कम से कम इसमें हमें ज़्यादा यूज़ करना है रिसोर्सेज का, मतलब कम वेस्टेज करके ज़्यादा यूज़ करना है रिसोर्सेज का। प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रखे, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, मैनेजमेंट को प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करके और प्रिंसिपल्स प्रॉपरली फॉलो करके इसे हम इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को अचीव कर सकते हैं। और अगर हम मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो इससे एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ेगा एम्प्लॉयज़ के बीच में और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंटेन रहेगा। और अगर हम स्टैंडर्ड टूल्स और मशीन यूज़ करते हैं तो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और इफ़िशिएंसी भी बनी रहेगी ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक डिसीजन का मतलब यहाँ पे ये होता है सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन लेना। प्रिंसिपल्स जो हैं वो ट्रेन करते हैं मैनेजर्स को कि वो क्रिटिकल सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करे, और या फिर मैनेजर्स को ऐसे वर्क करना है कि वो ट्रायल और एरर मेथड के बेसिस पे वर्क करे। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ट्राई करते रहना है जब तक गोल अचीव ना हो बाय एवरी पॉसिबल मीन्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करके कोई भी आइडिया पा सकता है कि सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस कैसे निकालने हैं और रिजल्ट कैसे हासिल करना है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमारा एक अलग से चैप्टर भी डेडिकेटेड है हमारे OCM के बुक में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हर एक एस्पेक्ट जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर पूरा बेस रहता है, वो पूरा डेवलप नहीं होता है। मतलब अगर कोई भी रिसोर्सेज है हैंडल करने के लिए हर तरीके से डेवलप नहीं होता है। अगर हमको उसे गाइड करना है तो मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो उसे अंडरस्टैंड कर सके और एक प्रॉपर इंसाइट वो प्रोवाइड कर सके हमको, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जैसे कि रिजनेबल प्राइस पे वो दे सके, आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन को अवॉइड कर सके, मार्केट में फेयर कंपटीशन रहे, फेयर रेम्यूनरेशन दे सके, एनवायरनमेंट में वो चेंजेस ला सके, हेल्दी वर्किंग प्लेस वो प्रोवाइड कर सके, स्टैंडर्ड टूल्स और मशीनरी वो हमें दे सके। एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी हो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस वो अपना यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है, ताकि वो सारी चीज़ें एनालाइज कर सके अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। सपोज़ वो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को उसको आगे कैसे लेके जाना है मॉडिफाई करके, या फिर उसी बेसिस पे उससे आगे लेके जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, उस सब का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायनामिक होने की वजह से जो भी नेचर्स रहता है वो चेंज होता रहता है। जैसे बिजनेस वर्ल्ड में चेंज आया वो भी उसमें चेंजेस आएगा ही आएगा। इतने सारे सालों में आपने देखा होगा करंट नीड में और पहले की नीड्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और करंट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस को भी चेंज होना पड़ा है। इनफैक्ट मैनेजर्स को भी अपने अंदर चेंज लाना पड़ा है ताकि वो करंट नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। जो भी न्यू ट्रेंड आया है मैनेजमेंट को उसको अडॉप्ट करना पड़ा है अपने वर्किंग प्लेस में, ताकि वो उसे सेटिस्फाई कर सके, आने वाली जनरेशन्स की नीड्स को सेटिस्फाई
करने के लिए। और ज़रूरत अगर पड़ती है तो मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स में भी मॉडिफाई कर सकते हैं वो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उनको वो लिबर्टी रहती है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर उनको मिली रहेगी कि साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर वो चेंजेस ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर वो चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो उस मामले में वो वर्क कर सकते हैं। हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वर्क करता है कि न्यू टेक्निक्स जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स में, इन सारे फील्ड्स में वो न्यू टेक्निक्स ला सके। इस चीज़ों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वर्क करता रहता है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस देता है कि हमको कैसे बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लाना है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, कोऑपरेशन लाने के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में, और स्पेशली अगर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है उनके बीच में। एक और डिफ़िकल्ट टास्क रहता है मैनेजर के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली उनको कंट्रोल रखना पड़ता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो रहता है सूटेबल सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वो एस्टैब्लिश कर सके। लास्ट पॉइंट है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेसिकली हेल्प करते हैं ताकि एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो डेवलप कर सके, मैनेजर्स आइडेंटिफाई कर सके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, रूट कॉज क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम ऑकर हो रही हो करेक्ट मैनर में उसे सॉल्व कर सके, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे सके, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके मैनेजर्स के माइंड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेनरी फयल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें काम को अलग अलग हिस्सों में बांटना है, जैसे कि टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजर, और एम्प्लॉयज़ को उसकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे काम असाइन करना है। इससे क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज़ एम्प्लॉय की बढ़ेगी और उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ेगी आगे जाके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजन। देखो, ये ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो अप्रोप्रिएटली सबऑर्डिनेट्स के थ्रू होनी चाहिए। अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अगर कोई भी मैनेजर को हम अथॉरिटी देते हैं कि ये टास्क इस टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा कि वो टास्क उस टाइम पीरियड के अंदर होना ही चाहिए। मैनेजर के पास अथॉरिटी तो रहेगी ही मैनेजरियल डिसीजन लेने की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि वो टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर टास्क को उसे कंप्लीट करना ही है, ताकि वो अपना गोल जो है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है, वो अचीव कर सके। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, थर्ड पॉइंट। फेयल के हिसाब से डिसिप्लिन जो है एक एसेंशियल थिंग है ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय को हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसे ओबे करना है और रिस्पेक्ट करना है। डिसिप्लिन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर डिसिप्लिन यानी कि अच्छे हैं तो इफ़ेक्टिव लीडरशिप में वो रिज़ल्ट देंगे ही देंगे, बेटर यानी कि बेटर रिज़ल्ट वो देंगे। हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स एग्जैक्टली रूल्स को कैसे समझ रहे हैं। अगर बेसिक डिसिप्लिन रहा सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में तो इजीली डिसिप्लिन अचीव करने में हमें बेहतर पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में राइट और रॉन्ग अप्रोच दो तरीके से दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी मेंबर हो ऑर्गेनाइजेशन का,
उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना है, ना कि दो अलग अलग सुपीरियर से। तो आपका राइट अप्रोच यहाँ पे ये बोलता है कि एक सुपीरियर बंदा आगे लोगों को यानी कि आगे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देगा, ना कि दो अलग अलग सुपीरियर उन्हें आगे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देंगे। इससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, डिस्प्यूट होंगे, आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। इट्स बेटर कि भाई एक सुपीरियर बंदा उसे सॉल्व करे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा अगला पॉइंट। ये प्रिंसिपल हमको यहाँ पे ये बोलता है देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ग्रुप अगर है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सेम ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है, तो उस ग्रुप को डायरेक्ट करने का काम एक मैनेजर करेगा, वो भी सिंगल प्लान यूज़ करेगा, ना कि 10 मैनेजर रहेंगे 10 प्लान यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं करना है। एक मैनेजर एक सिंगल प्लान यूज़ करेगा एक पर्टिकुलर ग्रुप पे। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कम वर्क करना है, कम इम्पोर्टेंस देना है, हमको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा वर्क करना है, ज़्यादा फोकस देना है। अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजर को ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो पूरे ग्रुप पे इम्पैक्ट करेगा। हमें जो भी डिसीजन लेना है वो सिंगल एम्प्लॉय के बेसिस पे इंटरेस्ट पे नहीं लेना है, हमें पूरे ग्रुप के बारे में सोच के डिसीजन लेना है। यानी कि एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है कि अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो प्लेयर्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमें मैच जीतना है एज ए टीम के रूप में, ना कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बेसिस पे, कि हमें ये रिकॉर्ड बनाना है वो रिकॉर्ड बनाना है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे ये रेफर करता है कि हमको जो भी पावर और अथॉरिटीज़ है उस पर कॉन्सेंट्रेशन देना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे ये पावर कुछ ही लोगों के हाथों में रहती है या फिर सिंगल पर्सन के हाथ में रहती है। इस सिचुएशन में स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा फिटेड है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ अथॉरिटी होती है। पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं, पावर और अथॉरिटी होती है। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होगा कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, नेचर ऑफ एक्टिविटी कोई भी हो, अगर प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम करेंगे पावर और अथॉरिटी का, तो बैलेंस बना रहेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अगर हम प्रॉपर रेम्यूनरेशन स्टाफ और एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियली हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हम यानी कि एम्प्लॉयज़ या फिर स्टाफ। और अगर वो लोग ज़्यादा फाइनेंशियली सेटिस्फाइड अगर हो रहे हैं तो उस लंबे समय में वो जो एम्प्लॉय रहेगा वो लंबे समय में आपके कंपनी में टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो फेयर रेम्यूनरेशन हम उसे दे रहे हैं तो वो प्रोडक्टिविटी भी दिखाएगा, इफ़िशिएंसी लेवल भी वो अच्छा खासा दिखाएगा, और वो जो रेम्यूनरेशन हम उसे फिक्स करेंगे उससे उसका स्किल भी बढ़ा रहेगा, एक्सपर्टीज़ भी बनी रहेगी, नॉलेज भी बढ़ेगा, उसका टेन्योर भी उसका अच्छा खासा चलेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसकी सेटिस्फाइड होगी, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सब मीटअप होगा धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब यहाँ पे एक हायरार्की होती है अथॉरिटी की, जो कि टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जाती है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली फ़्लो हो रही है, ऑर्डरली फ़्लो हो रही है, ना कि एक चेन से दूसरी चेन में जा रही है। इसका मतलब ये होता है टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल से कम्युनिकेट कर रहा है, मिडिल लेवल लोअर लेवल से कम्युनिकेट कर रहा है। डायरेक्टली ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई टॉप लेवल डायरेक्टली लोअर लेवल से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, जनरल मैनेजर जो रहेगा वो इन्फॉर्म करेगा फंक्शनल मैनेजर को, और फंक्शनल मैनेजर इन्फॉर्म करेगा सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र फिर इन्फॉर्म करेगा फोरमैन को, एंड सो ऑन।
ये लेवल ऑफ अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन आपका फ्लो होगा। ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा कि भाई बीच में ही जनरल मैनेजर डायरेक्टली फोरमैन को इन्फॉर्म करे, ऐसा नहीं होगा। हमें डायरेक्टली नहीं जाना है, हमें लाइन वाइज जाना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, एक जगह जो सबके लिए है और जो सबके लिए है वो एक जगह पर है। ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल राइट प्लेस पे रहेंगे, सही जगह पर रहेंगे, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी बनी रहेगी। अगर ह्यूमन रिसोर्सेस को हम प्लेस करेंगे राइट जॉब पे, तो वो उतना हमें ज़्यादा आउटपुट देगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी होगी ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेज की भी। फिजिकल रिसोर्सेज हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, मटेरियल रिसोर्सेज, मशीन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैनेजमेंट हमेशा फेयर और फ्रेंडली होने चाहिए सबऑर्डिनेट से रिलेटेड। अगर हम कोई भी वर्क डिवाइड कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स को भी डिसाइड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में। और रेम्यूनरेशन भी अगर हम सजेस्ट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि सबऑर्डिनेट किस लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे होना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं सेम लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको सेम वेजेस देना ही है। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होंगी ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, हमारा थर्ड लास्ट पॉइंट। रिक्रूटमेंट करते वक्त एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट को ये अश्योर करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या फिर जॉब सिक्योरिटी मेंटेन्ड है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्प्लॉयज़ के हमेशा दिमाग में ये चलता रहेगा कि एक सेंस बना रहता है कि भाई हाँ, ये जॉब उनको ही बिलोंग कर रही है। अगर उनको जॉब में इनसिक्योरिटी लगती है तो उनको माइंडसेट में हमेशा अफेक्ट करेगा कि भाई ये जॉब तो मेरे पास शायद रहेगा नहीं आगे जाके, मैं तो टेम्प्रेरी बेसिस पे लगा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रॉपर मेंटेन लगी होनी चाहिए, लगती रहनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी अगर काम बेसिकली आपकी बुक में ऐसा लिखा गया है, इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन ए इनोवेटिव वे। यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको इनोवेटिव वे में करने की कोशिश करिए। फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव वाइल वर्किंग ऑन द गिवन टास्क। देखिए, हर किसी का माइंडसेट अलग रहता है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग रहता है। कोई उसी काम को अगर हम दे देते हैं 5 अलग लोगों को, तो 5 अलग लोग अलग वे में करके लेके आएंगे, सबका अलग अलग थिंकिंग रहेगा उस काम को करने का। तो हमेशा मैनेजर को ये इनिशिएटिव लेना है कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ उस काम को अलग वे में करके लेके आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें और ऐसे न्यू आइडियाज़ को थोरो डिस्कशन करने के बाद उससे एक्सेप्ट करें एज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड द क्रॉप्स, यानी कि टीम वर्क, ब्रैकेट में आपको लिखा गया है। हेनरी फॉल हमेशा एम्फेसिस करता है कि टीम वर्क पे हमेशा हमको ज़्यादा फोकस करना है। स्प्रेड द क्रॉप्स का मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। रनिंग, अगर हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो उसमें ग्रुप एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्सेज एक वैल्यूएबल एसेट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर सारे एम्प्लॉयज़ यूनियन में वर्क करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा, उससे कोई भी डिफ़िकल्टी होगी इजीली सॉल्व हो जाएगी। एक लीडर मैनेजर का होना, टीम स्पिरिट बनाए रखना, टीम वर्क में काम करना, हर एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स को समझना, ये सारी चीज़ें हेल्प करेगा आगे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने के लिए। ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये सारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझे होंगे। आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक
अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है उसका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर हमें यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हमको ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी को बढ़ाना है तो रूल ऑफ थंब मेथड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क से। रूल ऑफ थंब डिसीजंस जो रहते हैं वो पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड रहते हैं मैनेजर के। टेलर ने यहाँ पे इंसिस्ट किया है कि साइंटिफिक मेथड ज़रूरी है हर छोटे से छोटे काम के लिए। यानी कि यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, अगर स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी भी करनी है जैसे कि आयरन शीट्स को अगर हमें लोड करना है बॉक्स कार्स में तो वो साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए। हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो नहीं करना है, हर एक चीज़ को साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू करना है। वो करेंगे तो छोटे से छोटे मिस्टेक्स भी कवर होते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी रहेगी तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में कम हो जाएंगे। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग अगर रही एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में तो वो हेल्पफुल रहेगा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, और डिज़ायर गोल्स जो रहेंगे वो अचीव हो जाएंगी। इन शॉर्ट सक्सेस मिलेगी और प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी बड़ी रहेगी और एम्प्लॉयज़ के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड बना रहेगा। थर्ड पॉइंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर ने एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ द मेंटल रिवॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल फोकस करता है चेंज लाने में एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बिहेवियर के रूप में। अगर दोनों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में और दोनों का कोऑपरेशन अगर मिला उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए वो इजी पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रिंसिपल एम्फोसिस करता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन दोनों वर्कफोर्स में यानी कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट में के बीच में रहा तो वो इजी पड़ेगा। कोऑपरेशन की वजह से ट्रस्ट टीम स्पिरिट बनी रहेगी, इंटरनल कंपटीशन चेंज हो जाएगा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में। मैनेजमेंट को हमेशा कंसिडर करना है जो भी सजेशन एम्प्लॉयज़ देते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एम्प्लॉयज़ को हमेशा ऐसा ट्रीट करना है कि वो एक इंटीग्रल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का हर एस्पेक्ट में, और उसी वक्त एम्प्लॉयज़ को भी ये रेसिस्ट करना है खुद से कि वो कभी भी किसी स्ट्राइक पे ना जाए, अननेसेसरी डिमांड्स ना करे मैनेजमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वर्क का प्रॉपर डिवीजन रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी प्रॉपर अगर डिवीजन रहे, जाहिर सी बात है वर्क का अगर डिवीजन हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डिवीजन हो जाएगा वर्क के साथ साथ मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो बहुत सारी मेजर प्लानिंग टॉप लेवल और मिडिल लेवल इजीली कर पाएंगे और एम्प्लॉयज़ उससे एग्जीक्यूट करने में उन्हें इजी पड़ेगा। रिपोर्टिंग भी उनको जो भी इंस्ट्रक्शन सुपीरियर से मिला रहेगा उस अनुसार वो करेंगे। मैनेजर को हमेशा हेल्प मिलती रहेगी, एनकरेज मिलता रहेगा और गाइड करते रहेंगे वो एम्प्लॉयज़ को। इससे क्या होगा, मैनेजर के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की भी परफॉर्मेंस ग्रो होती रहेगी। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर इफ़िशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट परफॉर्मेंस देती है अपना डिपेंडिंग अपॉन दी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ तो इट इज़ नथिंग बट एम्प्लॉयज़ का सबसे ज़्यादा उधर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन्हें देती है एम्प्लॉयज़ को जब भी ज़रूरत पड़े उस अनुसार तो इट इज़ नथिंग बट इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट मिलता है। हर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके अपने ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क स्टडी। कोई भी काम असाइन करने से पहले हमको ये देखना है कि वर्कफोर्स कितना अवेलेबल है, प्रॉपर वर्क की स्टडी करनी है और ये प्रॉपर वर्क की स्टडी और कोई नहीं मैनेजमेंट करेगा। वर्क स्टडी इट इज़ नथिंग बट उसके अंदर ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक क्रिटिकल असेसमेंट जितने भी एक्टिविटीज़ या फिर फंक्शन हैं उन सब का इन डिटेल स्टडी करने के बाद ही
असाइन होगा वर्क। वर्क स्टडी बेसिकली आपका टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी पे बेस्ड होगा। आइए पढ़ते हैं हम अभी टाइम स्टडी के बारे में। टाइम स्टडी ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं टाइम की, जो कि लिया जाता है एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में। ये विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी हम ये पता कर पाते हैं कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया था एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय में। इससे पता चलता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम कितना था उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। इससे ये पता चलता है उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कितनी है और कितना कॉस्ट आया था उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी हमेशा कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग मेथड्स को फॉलो किया जाता है। सबका अलग अलग तरीका रहता है उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उस बेस्ट क्वालिटी को, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को या फिर आइडेंटिफाई करना बेस्ट मेथड को, उस पर्टिकुलर जॉब को कैसे कंप्लीट किया है उन्होंने, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है मैनेजर के लिए, ताकि ये पता चल सके मैनेजर को कि भाई किसने टाइम की वेस्टेज को कम किया है, रॉ मटेरियल की वेस्टेज को कम किया है, किसने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ किया है, ऑब्जेक्टिव्स को प्री डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं उसको अचीव किया है वक्त से पहले। ये सब उसने मैनेजर को आइडेंटिफाई करना है। और इससे मैनेजर को ये भी आइडेंटिफाई करने मिलता है कि भाई बाकी के जो मेथड्स थे, रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा, इसको भी कैसे हैंडल करना है। मोशन स्टडी यहाँ पे ये स्टडी हेल्प करती है कि एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट एज वेल एज मशीन, ये दोनों कितना टाइम लेती है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इससे ये पता चलता है अननेसेसरी मोशंस कितने हो रहे हैं और बेस्ट मेथड कौन सा है उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। और ये मेथड ये भी हेल्प करता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। मोशन स्टडी हमें ये भी बताता है कि कौन से एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट है और कौन से एलिमेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है ताकि वो टास्क स्मूथली कंडक्ट हो सके आगे जाके। फैटिग स्टडी जनरली जो भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं, बिना सफिशिएंट ब्रेक्स के, टारगेट्स का जो प्रेशर रहता है, हैवी वर्किंग टूल्स जो रहते हैं, पुअर वर्किंग कंडीशन जो रहते हैं, ये बेसिकली रिजल्ट लाते हैं फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के लिए। ये होती है हमारी फैटिग। इससे हमें एडवर्स इफेक्ट मिलता है हेल्थ और इफ़िशेंसी पे तो जाहिर सी बात है इफेक्ट पड़ेगा ही एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये स्टडी हमें हेल्प करती है और रिड्यूस करने की कोशिश करती है कितना हमें फैटिग हो रहा है, यानी कितना स्ट्रेस लेवल हमें बढ़ रहा है। सेकेंड मेन पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। अगर हमें टूल्स एंड इक्विपमेंट अच्छे खासे मिल रहे हैं, टेलर हमेशा ये बोलता है कि स्टैंडर्डाइज होना चाहिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को। अगर स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस अच्छे खासे हैं जिससे हमें मटेरियल्स का स्पॉइलेज एंड वेस्टेज कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा खासा है, स्ट्रेस लेवल भी कम है, तो इससे क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव होगा। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, टेलर ने तो ऑलरेडी इस पर एम्फोसिस किया कि साइंटिफिक सब वे में होना चाहिए। अगर साइंटिफिक वर्क सेटिंग इम्पॉर्टेंटली फॉलो करेंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉयज़ के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा और जितनी उनकी कैपेसिटी रहेगी उस हिसाब से वो लोग वर्क कर पाएंगे और उतना स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अच्छा खासा आउटपुट दे पाएंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट राइट पर्सन को ले पाएंगे राइट जॉब के लिए, और ये कैसे पॉसिबल होगा, एक साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर के बेसिस से ही वो पॉसिबल होगा। इससे क्या होगा, एक फिक्स जॉब की जो स्पेसिफिकेशंस रहेंगे उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही वो एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। अगर सपोज
रिपेयरमैन की ज़रूरत है, लेकिन मैं किसी और को ही हायर कर रही हूँ, रिपेयरमैन को हायर नहीं कर रही, तो क्या वो फ़ायदेमंद रहेगा? नहीं रहेगा। मुझे रिपेयरमैन की ज़रूरत है, मैं रिपेयरमैन को ही हायर कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर को ही हायर कर रही, तो इट विल बी बेनिफिशियल। लेकिन मैं किसी और को हायर कर रही हूँ, सेल्समैन को डेटा एंट्री के जॉब के लिए, तो इट विल बी नॉट फॉर बेनिफिशियल फॉर मी। उस हिसाब से मुझे प्रॉपर वे में हायर करना है लोगों को, लेकिन एक साइंटिफिक वे में प्रोसीजर को फॉलो करके। लास्ट पॉइंट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट में टेलर हमें ये बताते हैं प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड है इम्प्लीमेंटेशन से। इसका मतलब ये होता है प्लानिंग जो है वो अलग अलग लोग करते हैं, एक्चुअल वर्क को सुपरवाइज करने के लिए अलग लोग रहते हैं। ये बात आने सच है। प्लानिंग को यार करता है, इम्प्लीमेंटेशन करते हो कोई और लोग प्रेजेंट रहते हैं। इसके लिए हर एक वर्कर को ये सुपरवाइज करना है कि 2 डिफरेंट सेट्स होने चाहिए सुपरवाइजिंग के लिए। इसने टोटल 8 फोरमैन को रिकमेंड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो कौन है, इसको आगे कैटेगराइज किया गया। प्लानिंग लेवल पे रूट क्लर्क वो बताएगा कि मशीन कैसे मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह। इंस्ट्रक्शन क्लर्क वो इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वो बताएगा कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए और कितना कॉस्ट लगेगा। डिसिप्लिन वो ये इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयज़ लोग कितना फैक्ट्री के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और कितना नहीं। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे गैंग बॉस का मतलब ये होता है कि वो ये ऑब्जर्व करेगा कि वर्क कितना कंप्लीट हुआ है कितना नहीं। स्पीड बॉस का मतलब ये होता है कितना वर्क कंप्लीटेड है स्पेसिफिक टाइम में। रिपेयर बॉस का मतलब ये होता है वो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस देखने का काम करेगा। इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कितना वर्क कंप्लीटेड है एज पर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, मैं लिखना भूल चुकी हूँ, दैट इज़ द डिफरेंशियल पीस वेट वेज प्लान। इसका मतलब ये होता है रेम्यूनरेशन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा इन सच अ वे कि एवरेज वर्कर जो रहेगा वो मोटिवेटेड रहेगा एक स्टैंडर्ड आउटपुट देने के लिए। टेलर ने ये सजेस्ट किया है डिफरेंशियल फीस वेज सिस्टम, ये इन्होंने सजेस्ट किया था। अगर हायर रेट्स ऑफर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो कम वर्क जो है वो ज़्यादा कंप्लीट करेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से भी ज़्यादा वर्क कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर हम उसे कम स्टैंडर्ड का सैलरी ऑफर कर रहे हैं तो उतना कम वो वर्क करेगा। इट इज़ नथिंग बट एक टेक्निक रहती है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी। कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग में मुझे दिक्कत हो रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।